वाइल्ड डॉग्स बुशवेल्ड में गश्त लगाते रहते हैं किसी मुठभेड़ की तैयारी में। ब्लैक राइनो की तरह ये अनोखी स्पीशीज भी भारी खतरे से घिरी है। इस अनोखे इकोसिस्टम में सभी जानवर जीवन के ताने बाने से आपस में जुड़े हैं। इनमें बहुत से पक्षी, कीड़े और मैमल शामिल हैं और ये पेचीदा रिलेशनशिप इन बफेलोज जैसे बड़े मैमल्स के इर्द गिर्द मौजूद दिखती है। हजारों मक्खियां, पिस्सू और दूसरे पैरासाइट इनकी खाल पर रहते हैं, यहां तक कि इनके कानों और नाक में भी। और फिर इनकी तरफ आकर्षित होते हैं रेड बिल्ड ऑक्सपेकर्स, जो इन छोटे पैरासाइट्स को खाते हैं और कभी-कभी ये इनके खून की दावत उड़ाने का मौका भी नहीं गंवाते। दूसरी तरफ विशाल और ताकतवर अफ्रीकी हाथी भी इस माहौल का एक जरूरी हिस्सा हैं। दुनिया में कहीं भी लैंडस्केप और वहां रहने वाले जीवों के बीच ऐसा रिश्ता साफ तौर पर नजर नहीं आता। अपनी जबरदस्त ताकत और ढेर सी खुराक के कारण हाथी अपने इस आशियाने के बड़े हिस्सों की शक्ल बदलते रहते हैं। यह रिश्ता प्यार और तबाही दोनों से ही जुड़ा है, जो रोज ही इस लैंडस्केप का रूप बदलता रहता है। ये मस्त मौला ग्रिवेट्स या अफ्रीकन ग्रीन या सवाना मंकीज खेल रहे हैं। इन्हें इस बात की तसल्ली है कि कोई ना कोई हमेशा निगरानी करता रहता है। पुराने दौर के ये बंदर इस अनोखे वुडलैंड हैबिटेट में खूब फलते फूलते रहते हैं। जब आसपास के इलाके सूख जाते हैं तो अंजीर के पेड़ इन्हें स्वादिष्ट और पौष्टिक फल मुहैया कराते हैं। और ये इन तोहफों को कई तरह के पक्षियों के साथ प्यार से बांटते हैं, जैसे कि बाबेट्स, टूराकोस और गिनी फाउल। ये जंगल की जमीन पर गिरने वाले फलों को मजे से खाते रहते हैं। पर यहां जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये अफ्रीकन फिश ईगल वाकई खतरनाक होता है और ये ऊपर उड़ रहा है। ग्रेवेट्स कम से कम 3 अलग अलग तरह की अलार्म कॉल्स देते हैं, जैसे कि आसमान से इन ईगल या बाज से खतरा पेश होने पर, और ये सांपों और तेंदुओं की मौजूदगी के बारे में भी स्पेशल कॉल्स देते हैं। अपने कजिन ब्लैक राइनो के उलट व्हाइट राइनो का ज्यादातर समय छोटे मेडोज में चरने में गुजरता है। इसका लंबा, सीधा और मोटा होठ
कुदरत ने जैसे पेड़ों के बीच उगने वाली घास को खींचने के लिए ही बनाया है। व्हाइट राइनोस के बड़े शरीर ऑक्सपेकर्स को शानदार खुराक मुहैया कराते हैं। ये इनके शरीर पर बैठे बैठे दावत का मजा लेते रहते हैं और इसमें इनकी मदद करते हैं खास तौर पर ढले इनके पंजे। अपने लंबे नाखूनों की बदौलत ये अपने इस चलते फिरते रेस्टोरेंट पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, पर कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। जब ये जमीन पर चलते हैं या मिट्टी में पलटनी मारते हैं तो पलट भी जाते हैं। व्हाइट राइनो शांति से जीते हैं आमतौर पर। बड़े मेल्स अपने इलाकों की निशानदेही के लिए पेशाब और अपने मल का सहारा लेते हैं। आमतौर पर मेल्स एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर अगर कोई फीमेल हीट में हो तो इनके बीच तनाव बढ़ जाता है। उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इनके तेवर बदल जाते हैं। और अगर 2.5 टन वजनी जानवर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए टक्कर मारे तो काफी चोट पहुंचा सकता है। ऐसे मुकाबलों में इन्हें शायद ही गहरी चोट पहुंचती हो, पर अगर जख्म गहरे हो जाए तो ऐसे उम्मीदवार की मौत भी हो सकती है। अफ्रीका के मैदानों में ट्रेजेडी रोजमर्रा की जिंदगी का ही एक हिस्सा है और ये इस कमाल के लैंडस्केप के शानदार रोमांच का एक और पहलू है। हाइनास फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, शेरों और तेंदुओं से भी ऊपर। इस मेल राइनो को मुठभेड़ में जो घाव लगे थे उससे इसकी मौत हो गई और हाइनास और वल्चर्स अब इसकी दावत उड़ाने लगते हैं। स्पॉटेड हाइनास बुशवेल्ड्स के सबसे इफेक्टिव स्कैवेंजर्स होते हैं, और साथ ही यहाँ के सबसे जबरदस्त शिकारी भी। अपनी बदनामी के बावजूद ये अपनी खुराक का 80% हिस्सा खुद शिकार करके जुटाता है। ये अक्सर बीमार या मृत जीवों को चुनते हैं, जैसे कि ये राइनो। सभी मांसाहारी जीवों में इनकी बाइट सबसे ताकतवर होती है, जिससे ये सबसे बड़ी हड्डियों को भी चकनाचूर कर देते हैं। साथ ही इनके दांत भी बहुत सख्त होते हैं, तो कुछ ही दिनों में हाइनास का कोई झुंड वल्चर्स के साथ मिलकर इतने बड़े राइनो की बॉडी को ठिकाने लगा सकते हैं, और इस तरह ये जंगल भी एकदम साफ सुथरा बना रहेगा। शेर की तरह जीना है तो सबसे पहले उसी की तरह लीडर बनना सीखना चाहिए। शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि उसके पास शक्ति और बुद्धि दोनों है। एक इंसान होने के नाते हमें शेरों के विचार और हरकतें अजीब लग सकती हैं, लेकिन जिस कहानी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही रोचक है और शायद खतरनाक भी। शेर कभी भी अपनी ताकत से शिकार नहीं कर पाता है, उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, और इन मापोगो ब्रदर्स के पास इस टैलेंट की कमी नहीं है। शेर में
इतना जिगरा होता है कि वो मर जाएगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। इन मापोगो ब्रदर्स को आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये दूसरे जानवरों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका के वो शेर हैं जिन्हें साबी सैंड रीजन कूगर नेशनल पार्क ने तराशा है और इंसानों ने संभाला है। हम अभी भी 1% के 1000वें हिस्से को नहीं जानते हैं कि प्रकृति ने हमें क्या बताया है। नहीं समझ आई? वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आज आपको इन मैपगो ब्रदर्स की ऐसी दिलचस्प कहानी बताने वाला हूँ कि मेरी तरह आप भी इनके फैन हो जाएंगे। इन शेरों ने जितनी हरकत की, इतना खून खराबा किया और इतना खौफ मचाया जितना अभी तक किसी ने नहीं किया, और इतना बड़ा किंगडम भी किसी का नहीं था। इन 6 मैपागोज ने सवाना सैंड पर पूरे 6 साल तक राज किया और खूब आतंक मचाया। इन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा कर रखा था और ये 6 भाई थे। मुकुल जो कि इनके प्राइड का लीडर था, रास्ता, स्कार, प्रीटी बॉय, किंकी टेल और मिस्टर टी। मपागो अपने इलाके में तानाशाही करने वाले और आतंक मचाने वाले खूनी शेर थे। जंगल के बाकी जानवरों के साथ खूनी खेल खेलने वाले ये शेरों ने एक साल में 100 से भी अधिक शेरों को मार डाला था। पूरे इतिहास में इनके जैसे खतरनाक लायन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इनका शाही अंदाज और जीने का संघर्ष लिटरली दोस्तों बहुत मजेदार था। इन 6 मैपागो लायंस में सभी सैंड रीजन की लगभग 1,60,000 एकड़ हिस्सा अपने कब्जे में रखा था और ना जाने ये कितने नादान छोटे शेरों को मारकर खा गए। आंकड़े बताते हैं कि ये अभी तक 100 बच्चों को खत्म कर चुके हैं। जिन 6 शेरों की बात मैं आपसे कर रहा हूं, यानी मुकुल, रसाटा, सकार, प्रिटी बॉय, किंकी टेल और मिस्टर टी, इन शेरों को पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं जानती। एक बार इनका पूरा झुंड यानी इनका पूरा परिवार, इनके पापा बड़े मपागो और इनकी मदर उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में शिकार खेलने गए थे। अक्सर क्या होता था, इनके पापा बिग मपागो जब भी शिकार के लिए जाते थे तो ये लिटिल मपागोज को भी अपने साथ साथ लेकर जाते थे ताकि वो भी जल्दी से शिकार खेलना सीख जाएं। वहां पर इनका सामना जंगली भैंसों के समूह से हुआ था। वहां पर इनका पूरा परिवार खतरे में पड़ सकता था, लेकिन ये नन्हे मुन्ने मपागो को उनके पापा ने बचाया भी और शिकार करना भी सिखाया। देखिए कैसे ये मजे ले रहे हैं और ये नन्हे मापोगो कैसे अपने पापा के पास से छीन कर मांस खा रहे हैं। ये जरूर मिस्टर टी या किंकी टेल हो सकता है। दोस्तों 6 भाइयों में मिस्टर टी और किंकी टेल, इन दोनों की दोस्ती लाजवाब थी और ये सभी भाइयों में सबसे ज्यादा नटखट भी थे। जब भी इनका प्राइड शिकार खेलने जाता तब ये दोनों बदमाश भाई ऐसा समझते थे जैसे कि ये पूरा शिकार खेल जाएंगे और उन्हें कच्चा चबा जाएंगे, जैसा ये वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। कैसे अपने ग्रुप में उछल कूद मचा रहे हैं। शाबी लैंड के इस हिस्से में जंगली जानवरों की कमी नहीं है और जहां शिकार हो वहां होंगे शिकारी, यानी इन शेरों का परिवार। और इसलिए इनका ये परिवार यहाँ पर कई पीढ़ियों से रहता था। सन 2002 में वो परिवार 10 बच्चों की परवरिश कर रहा था। उन 10 में से ये 5 मेल शेर थे। बचपन में उनका कुछ नाम नहीं था, लेकिन कुछ महीनों बाद उन बच्चों को उनके नामों से जाना जाने लगा। मुकुला, रास्ता, सकार, प्रिटी बॉय, किंकी टेल और मिस्टर टी। ये तो उनके अपने नाम थे जो कि आपको बताया है मैंने। इनका नाम मपोगो के नाम से मशहूर है अभी तक। हालांकि पूरे परिवार में और भी बच्चे थे, लेकिन ये बच्चे न केवल दबंग थे बल्कि ये बच्चे कुछ भी नया सीखने के लिए हमेशा तैयार भी रहते थे। और इन 5 में से एक बच्चा काफी ज्यादा ही दबंग था, मतलब मिस्टर
टी। और इसके बाद कोई दूसरे का नाम आता है तो वो था उसका छोटा भाई किंकी टेल, जो हमेशा अपने भाई की तरह रहता था, दूसरों के लिए खतरा। इन दोनों भाइयों की बहादुरी के कई किस्से हैं। जब इनके परिवार ने मिलकर एक भैंस का शिकार किया था, तब परिवार के बड़े लायन यानी मपोगो के पापा ने बचे हुए शिकार पर कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद भी अपने बाप के द्वारा कब्जा किए गए शिकार को जल्दी से जल्दी खाने में टूटे हुए थे। ऐसा बच्चा या तो मिस्टर टी है या किंकी टेल। इतनी छोटी उम्र में उन बच्चों की ऐसी हरकतों को देखने वाले लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये शैतान आने वाले समय में अपना किंगडम स्थापित कर लेंगे और पूरी दुनिया में खौफ मचाएंगे। इन पांचों भाइयों का एक साथ होने का सीधा सा मतलब था कि ये पांचों भाई एक दिन जंगल पर राज जरूर करेंगे और सभी इलाके में छोटे शेरों के लिए हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। बच्चे छोटे शेर, बेचारे छोटे शेर, इनके कारण अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सन 2000 में पांचों भाई 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के इनके परिवार ने उन बच्चों की देखभाल की और शेरनियों ने न केवल दमदार बनाया बल्कि बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करने में भी माहिर बनाया। शेरनियों ने उन बच्चों को उनके जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना सिखाया। पर मापोगो बंधु को इन छोटे मोटे शिकार करने के अलावा अफ्रीका के बड़े और दमदार शिकारों का शिकार करना था। पर ये काम इतना आसान नहीं था। समय बीतता गया और इन 5 भाइयों के प्राइड में आ पहुंचा एक और शेर जिसे हम मुखुलू के नाम से जानते हैं। मुखुलू इन सभी मापोगोज से 2 साल बड़ा था और इन सबसे अधिक ताकतवर भी था। मतलब ये रियली में 5 भाई ही थे जिनका ब्लड का रिलेशन था और ये 6 इसलिए कहलाए। और बाद में इनसे एक मापोगो और जुड़ गया था जो कहीं से भाग कर आया था और शायद कहीं से जान बचा कर आया था, जो कि शुरुआत में 5 मपोगो भाइयों के लिए खतरा हो सकता था। स्टार्टिंग में इन शेरनियों ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि ये उन 5 भाइयों के लिए खतरनाक भी हो सकता था। वेस्ट स्ट्रीट का ये शेर और स्पार्टा परिवार में जुड़ने वाला न्यू मेंबर समय के साथ साथ स्पार्टा परिवार में ढल गया और समय के साथ साथ इन सभी ने भी ढलना शुरू किया और आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे किए। 2006 के पहले महीने में इन्होंने दिखा दिया कि ये क्या चीज हैं। इन्होंने दरियाई घोड़े, वाइल्ड बफेलो, बड़े बड़े हिप्पोज और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जिराफ तक को नहीं छोड़ा। मुखोला आगे चलकर काले रंग के हैल वाला बड़ा शेर बना जो सबसे ताकतवर था। काले रंग के हयाल वाले शेरों में टेस्टोस्टेरोन गोल्डन रंग के हयाल वाले शेरों की तुलना में अधिक होते हैं। यही माना जाता है कि जब भी काले रंग के हयाल वाले शेर और सुनहरे रंग के हयाल वाले शेरों की लड़ाई होगी तो काले रंग का हयाल वाला शेर ही जीतेगा। और ऐसा ही था हमारा मखुलू जो हमेशा लड़ाई में सबको धूल चटा देता था। हालांकि इनके पापा शिकार के दौरान अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाते थे। एक बार ऐसे ही बच्चे बाल बाल बचे, वरना आज इनका नाम भी कोई नहीं जानता। और लड़ाइयों में इन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उनमें से कुछ बच्चे जरूर मर जाएंगे। और हुआ वैसा ही। आगे चलकर सभी मापोगो में सबसे बड़ा और खतरनाक शेर मकुलू इनका लीडर बना। और सिर्फ ये एक अच्छा लीडर ही नहीं बल्कि अपने 5 भाइयों का ठीक से ख्याल भी रखता था। वैसे था तो ये सौतेला भाई, पर इसने कभी उन 5 भाइयों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया। जब ये 6 भाई बड़े हुए तो इनको इनके प्राइड से निकाल दिया गया, जैसे सभी शेरों के प्राइड में ऐसा होता है, ताकि आगे चलकर वो अपना खुद का प्राइड बनाएं और पूरे जंगल पर राज करना सीख जाएं। शुरुआत में इन 6 भाइयों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि ये अभी उतने भी ताकतवर नहीं थे कि किसी भैंस के झुंड पर हमला कर सके या किसी बड़े शेर को मार सके। एक बार ऐसे ही हुआ, इनका सामना एक बहुत बड़े शेर से और इनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और इनका लीडर मकुलू अपने सभी भाइयों को बचाने में सफल रहा। ये मपागोज 2006 में
नॉर्थ एशिया में फैलते गए और अब ये इतने बड़े हो गए थे कि किसी भी बड़े शेर के ग्रुप को टक्कर दे सकते थे। एक बार इन्होंने 4 बड़े शेरों के झुंड को भयानक टक्कर दी। शुरुआत में किंकी टेल और मिस्टर टी के लिए ये खतरनाक भी था, क्योंकि हो सकता था ये दोनों अपनी जान गंवा बैठे, पर इनके लीडर मकुलू के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता था। और धीरे धीरे इन 6 मपागो ब्रदर्स ने शाबी लैंड पर अपना राज कर लिया और अब पूरा घना जंगल इनका था। पर कई बार इनकी आपस में ही लड़ाई हो जाती थी, खासकर मकुलू और मिस्टर टी की, जिस पर मकुलू बहुत भारी पड़ता था। लेकिन मिस्टर टी भी एक खतरनाक लड़ाकू और शिकारी था, जिसने इसको खतरनाक टक्कर दी। ये देखिए दोनों भाइयों की लड़ाई। इन शेरों ने अपने इलाके में खूब राज किया, पर मिस्टर टी और किंकी टेल, जिनकी आपसी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने चारों भाइयों को छोड़ दिया और अलग हो गए। जाने के कुछ दिन बाद इनका सामना वहां की माजी गिलेन लायंस से हो गया, जो कि 5 के समूह में थे और वो भी इनसे काफी खतरनाक थे। अब 5 शेरों के आगे ये 2 भाई ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, परंतु फिर भी इन्होंने उन 5 में से एक को अलग कर दिया और मार दिया। पर बात यहीं थोड़ी ना खत्म होने वाली थी और माजी गिलेन लायंस चुप थोड़े ना बैठने वाले थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने इन दोनों भाइयों पर हमला कर दिया और इनकी खतरनाक लड़ाई हुई। इतना खून खराबा हुआ और वहां जंगल के गार्ड्स बताते हैं कि उनके लाइफ में यह सबसे खतरनाक लड़ाई थी, जिसमें मजीन गिलेन लायंस ने किंकी टेल को घेर कर मार दिया। ये सबके लिए बहुत दुखद समाचार था। जब फॉरेस्ट के रेंजर को किंकी टेल की मौत का पता चला तो उनके भी आंसू आ गए और अकेला मिस्टर टी अपनी जान बचाकर भाग गया और वो भी अब अपने 4 भाइयों की तरह लौट गया और अब उनके भाइयों ने उसे आसानी से अपना भी लिया और इसे मखोलू को भी कोई एतराज नहीं था और मिस्टर टी इनके परिवार के साथ रहने लगा। मखोलू का प्राइड काफी बड़ा हो गया था, उसके बच्चे भी हो गए थे और ये मिस्टर टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वो अपनी शरारत करने लगा और मखोलू और अपने दूसरे भाइयों के बच्चों को मारकर खाने लगा ताकि वो अपना खुद का प्राइड बना सके उन शेरनियों के साथ जो उसके भाइयों के साथ रहती थी। और मिस्टर टी की ऐसी हरकतों की वजह से उसे जंगल का शैतान भी कहा जाता है। पर वो कहते हैं ना, सबका अपना अपना टाइम आता है और अब इन मपागोस का टाइम जाने वाला था, क्योंकि अब इनके इलाके में माजीन गिलेन आ गए थे, जिन्होंने 2 भाई प्रेटी बॉय और रास्टा को बहुत ही खतरनाक मौत दी और मिस्टर टी भी स्लैट्रे लायंस के साथ खौफनाक लड़ाई में मारा गया। मिस्टर टी की मौत को गार्ड्स ने बहुत ही दुखद बताया, क्योंकि इस बार जंगल अब पूरा शांत हो गया था और अब उनका आतंक भी खत्म हो गया था। मपागो बंदूक की यह तस्वीर साफ बयां कर रही है कि उनका गठबंधन कितना मजबूत था, जिन्होंने इस लैंड पर पूरे 6 साल तक राज किया और न सिर्फ राज किया बल्कि कहा जाए कि आतंक किया तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, नेचर के सबसे सुंदर उपहार ये है कि यहाँ चारों ओर देखने पर यह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, जैसा कि हमने इन मपागो ब्रदर्स को पास से जाना। पर बोलते हैं ना, जैसे को तैसा, यदि नेचर में शुरुआत है तो अंत भी है और हमने इस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से जान लिया। मपागोस ब्रदर्स वाकई में काबिले तारीफ हैं और उनकी हिस्ट्री भी याद रखने लायक है। ये महान शिकारी उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने दिखाई देते हैं।
इतनी चकित कर देने वाली रफ्तार और फुर्ती के साथ शिकार करके चीता थक जाते हैं, पर उन्हें अपना शिकार मिल गया है। लेकिन ये थके मांदे एक पल भी आराम नहीं कर पाते। ये अच्छे धावक हैं, लड़ाकू योद्धा नहीं, इसलिए इन्हें जल्दी जल्दी खाना होगा। ये लड़ाई बराबर की नहीं। अक्सर शेर और लकड़बग्घे चीतों की मेहनत से कमाए हुए शिकार को चुरा लेते हैं। यहाँ तो एक अकेला चित्तीदार लकड़बग्घा तक इनके शिकार को चुराने में समर्थ है। चीते उसे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की भिड़ंत में हारने की आदत होती है। इसलिए वो अपना पेट भरने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, इससे पहले कि उनके शिकार को उनकी आंखों के सामने से ही लूट लिया जाए। लेकिन शेरनियां अपना भोजन बिल्कुल अलग तरह से करती हैं। ये अपने बड़े समूह बनाकर अपना पूरा जोर लगाकर एक साथ शिकार करती हैं। समूह में प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका मालूम होती है और वो अपने इस काम को किसी भी शिकार के दौरान बखूबी निभाती हैं। कुछ शिकार को थकाने के लिए उसका पीछा करती हैं, जबकि दूसरी उचित मौका पाते ही उस पर झपटती हैं। केप भैंसों से लेकर दरियाई घोड़ों तक ये किसी से भी टकराव मोल ले सकती हैं। कोई अकेला लकड़बग्घा इनके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन भूखे लकड़बग्घों के इस दस्ते का सामना करना बिल्कुल अलग ही बात है। दुनिया में इनके आकार के जितने भी जानवर हैं, उनके मुकाबले में इनके जबड़े सबसे अधिक मजबूत होते हैं और उनके साथ जुड़ी होती है इनकी भयंकर उग्रता। इन स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोरों के झुंड के जोश के आगे शेरनी का विरोध और हौसला ठंडा पड़ जाता है। इस हार के बाद अपनी कोशिशों द्वारा मारे गए शिकार को छोड़कर चले जाने के अलावा इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल ये शेर जितनी सर्वशक्तिमान दिखती तो है, पर उतनी होती नहीं है। जैसे यहाँ युद्ध के मैदान में अपनी दुम दबाकर पीछे हटने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। पर इस सब के बावजूद ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक जानवर जिससे लकड़बग्घे भी डरते हैं, वो है एक नाराज नर शेर। और ये अपनी पूरी युद्ध की तैयारी के साथ आ रहा है। लकड़बग्घे खौफनाक होते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब उन्हें अपने खाने को छोड़ना ही होगा।
शेर को इस टकराव में जीतने के लिए सिर्फ अपनी जोरदार दहाड़ की जरूरत होगी और फिर बिना किसी भी तरह के भय के वो बहुत आसानी के साथ सफल हो जाता है। का आगमन होने वाला है। ज्यादा बेसब्र भालू नदी के मुहाने पर टहलते रहते हैं। यहाँ शिकार कर पाना मुश्किल है। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, यहाँ आने वाली सैमन की तादाद भी बढ़ती जाती है। फसल का आनंद लेने का समय आ गया है। अधिक तजुर्बेकार भालू एक के बाद एक सैमन पकड़ते ही जाते हैं और उनके सबसे ज्यादा चर्बी वाले हिस्से को खाने लगते हैं। इससे उन्हें खुद के वजन को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे वो आने वाले जाड़ों का सामना कर सकें। इस मछलियों की दावत का कुछ दूसरी प्रजातियां भी फायदा उठाती हैं। जो बचे खुचे मछली के टुकड़े नदी के किनारे जमा होते हैं, सीगल्स उनसे अपना गुजारा करती हैं। जब तक यहाँ सबके लिए भोजन की अधिकता है, तब तक तो सब कुछ शांत है। शायद जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते हैं, वैसे वैसे सैमन की कमी होने लगती है और जब भोजन की कमी होती है, तब नदी के किनारे भोजन करने वालों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। अब सिर्फ ताकत और बड़े डील डॉल वाले की ही जीत होगी। सबसे बड़े भालुओं का अब आमने सामने का टकराव है। ये एक खुला मुकाबला है जिसमें भालू एक दूसरे को यहां से भगाना चाहते हैं। ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। प्रत्येक को अपने शरीर के वजन को 2 गुना ज्यादा करना है ताकि आने वाले शीतकाल का वो सामना कर सके। ऐसे में चर्बीदार सैमन ही इनका उद्धार करने वाली है। इस लड़ाई में किसी की मौत नहीं होती। ज्यादा शक्तिशाली और आक्रामक भालू अपना दबदबा दूसरे तरीकों से जाहिर करते हैं और अब ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए कम ताकतवर और छोटे भालू अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जाड़ा अपने साथ बहुत ही कठोर परिस्थितियां लेकर आता है। ग्रिफिन और यूरेशियन काले गिद्ध बहुत लंबे समय से पर्यावरण में पाए जाने वाले उन तमाम सेनानुमा झुंडों के सक्षम प्राणियों की तरह हैं जो केवल अच्छी तरह से संरक्षित जंगली इलाकों में सरवाइव करते हैं। गिद्ध हर जगह है, केवल झुंडों में रहते हैं। वो एक साथ खाने की खोज करते हैं, एक साथ खाते हैं और प्रजनन करते हैं। लेकिन इनके इस सामाजिक आचरण को दोस्ती मत समझिएगा। ये हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं, खास तौर पर जब खाने का समय होता है। गिद्धों की जंगलों, पहाड़ों और मैदानों पर एक खास भूमिका रहती है। ये यहाँ पर पड़े हुए मृत जानवरों के शवों को खाकर इनकी सफाई करते रहते हैं। जब भी कोई शव दिखाई देता है तो मुठभेड़ शुरू हो जाती है।
काले गिद्ध दूसरी किस्म के गिद्धों से बड़े और अधिक ताकतवर होते हैं और खाते समय छोटे गिद्धों पर अपना दबदबा बनाए रखते हैं, लेकिन खाने का बंटवारा होते समय माहौल दोस्ताना और खुशनुमा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसका उल्टा होता है। ये सर्वाइवल के संघर्ष का बुनियादी गुण है। काले गिद्ध की चोंच ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए जब ये शव की खाल में नोचकर छेद कर चुके होते हैं, उसके बाद ही ग्रिफिन गिद्ध भीतर के मांस तक पहुंच पाते हैं। इसलिए काले गिद्धों को मांस का बेहतर हिस्सा चुनने को मिल जाता है। ये इस भोज पर तब तक अपना हक जमाए रहते हैं जब तक कि भूखे ग्रिफिन गिद्ध अपने गुस्से पर काबू न रख पाएं। देखने में इस दावत में बहुत अफरा तफरी दिखाई देती है, लेकिन इनके भोजन करने में एक व्यवस्था है। जो सबसे अधिक भूखा है वही अपने खतरनाक पंजों और अपनी गर्दन को आगे बढ़ाता हुआ सबसे अधिक उग्र है। जो सबसे अधिक भूखा होता है वही अपनी उग्रता की बदौलत दूसरों को धकेलता हुआ सबसे पहले अपना पेट भरने तक खाता रहता है। भरा हुआ पेट उग्रता को शांत कर देता है। लेकिन सभी योद्धा मांसभक्षी नहीं होते। वैसे तो ये चील महान शिकारी होते हैं, लेकिन इस युवा चील ने अभी तक अपने तरीकों में कुशलता हासिल नहीं की है। इससे बहुत से शिकार छूट जा रहे हैं। खरगोश अक्सर अपने शिकारियों के पंजों, चोंच और जबड़ों को चकमा दे देते हैं, लेकिन देर सवेर शिकारी कामयाब हो ही जाते हैं। जहां ये भूखी युवा चील अपने शिकार को पकड़ने के लिए जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर एक वयस्क चील अपने रोज के भोजन को दबोच चुकी है। वो उसका आनंद ले रही है। एक महान शिकारी होते हुए भी ये चील इत्मीनान से अपना भोजन नहीं खा पाती। दक्षिण में जाड़े का मौसम बहुत कठोर होता है और ऐसे में सभी जानवरों के लिए भूख बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। लाल चीलों ने इसके लिए एक तरकीब विकसित कर ली है, एक समूह में काम करने की तरकीब। छोटी शिकारी चिड़ियों के हल्ले गुल्ले के बावजूद चील अपना भोजन करती रहती है। भोजन के वक्त चारों तरफ इस तरह का शोर शराबा अपने दिमाग को शांत रखने की एक परीक्षा होती है। पास ही उस युवा चील को आखिरकार अपना इनाम मिल ही जाता है, लेकिन वो भी छोटी चीलों से बच नहीं सकती। उसका भाई भी चोरी करने के लिए उसके पास आ जाता है। छोटी लाल चील बड़ी वाली को लगातार परेशान करती रहती हैं। बारी बारी से वो इस पर हमला करती रहती हैं और ये हमले एक लयबद्ध तरीके से होते रहते हैं। आखिर में वयस्क चील हार मान लेती है।
ये भोजन इस लायक नहीं कि इसके लिए इतनी मुसीबत मोल ली जाए। वो अपने आधे खाए हुए खरगोश को छोड़ देती है। युवा और वयस्क इंपीरियल चीलों का ये जोड़ा लड़ाई छोड़कर चला जाता है। इस लड़ाई में इनकी हार हुई। एक दूसरी लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। यहाँ चीलों की सहयोग की भावना अब खत्म हो चुकी है। इस दल को लुटे हुए धन को बराबर हिस्सों में बांटना है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं लगता। ये एक दूसरे के साथ वही व्यवहार करने लगते हैं जो इन्होंने बड़ी चील के साथ किया था। चीलों की लगातार चलने वाली लड़ाइयां थका देने वाली होती हैं, लेकिन अपने शरीर और आवाज से मुकाबला करते हुए, खरगोश के छोड़े हुए मांस का बंटवारा करते हुए ये शीतकाल बिता देती हैं। इस इलाके का सख्त मौसम जानवरों की बलि मांगता है। लेकिन यहां मौत भी एक अच्छा अवसर है। गुआनाको का सूखा हुआ कंकाल भी मौका परस्तों के लिए दावत का सामान हो सकता है। कुलपेयो या एंडियन लोमड़ी ये दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान में रहकर शिकार करती हैं। ये खाने के लिए कीड़े मकोड़े, फल और जानवरों के शव खोजती रहती हैं। हालांकि ये खुद भी शिकार कर सकती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मुर्दाखोर ही बनी रहती हैं। किसी गुआनाको के अवशेष अच्छा भोजन होता है। सूखे और झुलसे हुए गुआनाको के ऊपर जरा सा भी मांस नहीं रह गया है। इसके बावजूद रेगिस्तान के बीच में पड़ा हुआ यह कंकाल किसी खजाने से कम नहीं। इससे इतना प्रोटीन मिल जाएगा कि इस लोमड़ी को बहुत दिनों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस इलाके में कुलपेयो अकेली नहीं है। इसके बहुत से रिश्तेदार दावत में शामिल होना चाहते हैं। एक परेशानी ये है कि भोजन को कौन किस क्रम में खाएगा। जिसे सबसे अधिक भूख लगी हो और जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, वो ही सबसे पहले खा सकता है। ये नियम कि जिसने पहले ढूंढा है वो ही पहले खाएगा को दर्शाता तो है, लेकिन उसके पास लोमड़ियों से इसकी सुरक्षा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो खा चुका है, लेकिन आने वाली लोमड़ियों को खाने से पहले अपनी शक्तियों को बाकियों के सामने जाहिर करना होगा। और ऐसे में अक्सर खतरनाक लड़ाइयां हो जाती हैं। ब्राजील के जंगलों में जैगुआर का राज चलता है। हर हफ्ते 2 या 3 बड़े जानवर इस शक्तिशाली बिल्ली की भेंट चढ़ते हैं। आज इसका शिकार एक केमन है। अगर वो बड़ा हुआ तो कुछ दिनों के लिए ये इस जैगुआर के लिए पर्याप्त होगा। जैगुआर उतना ही खाता है जितना उसको जीवित रखने के लिए जरूरी हो। इसकी वजह से इसकी ऊर्जा बची रहती है और इसके क्षेत्र के शिकार भी
बचे पौधों के बीच छिपाकर आराम करने चला जाता है। लेकिन इस बार ये अपनी चालाकी का फायदा नहीं उठा पाएगा। इसके इस भंडार को गिद्धों ने खोज निकाला है। जहां केमन का बचा हुआ शव का हिस्सा पड़ा था, वो अब एक जंग का मैदान दूसरे से निर्मम तरीके से भिड़ जाते हैं। ये हलचल दूसरे और भी ज्यादा ताकतवर मौका परस्तों को आकर्षित करती है। कैराकरैस को इस झगड़े में हिस्सा हर निवाले गिद्ध के मुकाबले बेहतर हैं, लेकिन गिद्ध तादाद में ज्यादा हैं। केकड़ा खाने वाले रकून्स अपने संघर्ष में जुटे हुए हैं। ये छोटे मांसाहारी दिखने में तो प्यारे से चंचल खिलाड़ी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये चतुर और निडर हैं। ये एक साधारण से शिकार नदी के केकड़े को ढूंढने में कई दिन बिता देते हैं। लेकिन जब भी एक मिल जाए तब इन्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर केकड़े को सावधानी से न संभाला गया तो उसके कवच के पंजे बहुत बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। रकून्स अपने हाथों के कौशल के लिए जाने जाते हैं। ये केकड़े को पत्थर से टकरा टकरा कर घायल कर देते हैं और बिना खुद को कोई नुकसान पहुंचाए स्वादिष्ट केकड़े का आनंद लेते हैं। एक मरी हुई गिलहरी रोज के खान पान केकड़े से ज्यादा लुभावनी होती है। लेकिन परेशानी ये है कि परिवार के सभी सदस्य ऐसा ही सोचते हैं। मरी हुई गिलहरी ने एक युद्ध छिड़वा दिया जिसमें समझौता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। दिखने में तो ये बहुत प्रचंड लड़ाई है, लेकिन इसमें रक्तपात नहीं होता। गिलहरी के मांस को खाने के बाद जितनी ऊर्जा इन्हें मिलेगी, शायद उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा ये इस लड़ाई में करके होंगे। लेकिन एक बार लड़ाई जोर पकड़ ले, फिर दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहेगा। ऐसी प्रतिस्पर्धा बहुत खतरनाक हो सकती है। हर आने वाले दिन का मतलब होता है स्वयं और परिवार के भोजन के लिए संघर्ष
और ये चलता रहता है। ये संघर्ष इस ग्रह के सभी इकोसिस्टम्स को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट से ज्यादा रेप्टाइल्स पाए जाते हैं और हर किसी के पास रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए अपना एक अलग हथियार है, जिसमें से सबसे घातक हथियार है जहर, जो कि सांपों के पास है। ये फीमेल इनलैंड टाइपैन इस वक्त शिकार पर है, एक ऐसी जगह जहां पर खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इस शिकार के हर मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों के जहर से लैस इस टाइपैन स्नेक की एक बाइट अपने शिकार को सेकंड्स में पैरालाइज कर सकती है और जान भी ले सकती है, पर पहले इसे शिकार को ढूंढना होगा। इसकी जीभ पर लगे खास रिसेप्टर्स इसकी शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं और आखिरकार इसे खाने की खुशबू आ चुकी है। एक रेगिस्तान का चूहा। वो चूहे के गंध का पीछा करते करते उसके बिल तक पहुंच गई है। अब वो अपने लंबे लचीले बदन की मदद से उसे एक कोने में खदेड़ देती है। चूहे के लिए भागने की कोई जगह नहीं बची है। वो वार करती है और पीछे हट जाती है। ये टाइपैन स्नेक्स के शिकार करने का अनोखा तरीका है। ऐसा करके वो अपनी ऊर्जा बचा रही है। अब भागने का कोई फायदा नहीं है। कुछ ही सेकंड में टाइपैन स्नेक के जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। न्यूरोटॉक्सिन्स ने चूहे को पैरालाइज कर दिया है और हीमोटॉक्सिन्स ने खून के प्रवाह को रोक दिया है। बस कुछ ही मिनटों में उसका शिकार दम तोड़ चुका है और अब वो उसे खा सकती है। उसके लचीले जबड़े शिकार को पूरा निगलने में उसकी मदद करते हैं। सिर से शुरुआत करके उसे निगलने में आसानी होगी और इस तरह से वो उसे पूरा निगल जाती है। अपने दांतों की मदद से वो शिकार को नीचे धकेलती है। टाइपैन का जहर शिकार को मारने में उनकी मदद तो करता है, पर जहर बनाने में उनकी काफी एनर्जी लगती है। इसलिए इसके अगले शिकार के लिए इसका पेट भरकर खाना बहुत जरूरी है। ये जंगल देश के 30% से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से एक है बदनाम एमेथिस्टीन पाइथन, जिसे किंग ऑफ द जंगल के नाम से भी जाना जाता है। आठ मीटर तक लंबे हो जाने वाले ये एमेथिस्टीन पाइथन क्रोकोडाइल से भी लंबे होते हैं। इनका ताकतवर मांसपेशियों वाला शरीर इनका सबसे बड़ा और जानलेवा हथियार होता है और ये डेजर्ट स्नेक्स की तरह जहरीले नहीं होते। ये अपने शिकार को जकड़कर उसे मारते हैं। हाल ही में एक स्टडी में पता चला है कि पाइथन्स एशिया से करीब 23 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया आ गए थे, जिनमें से कई जंगलों में आकर बस गए। इस बेहद घने जंगल में एमेथिस्टीन पाइथन की सूक्ष्म इंद्रियां इन्हें अपने शिकार का पता लगाने में मदद करती हैं, रात के अंधेरे में भी। रात में शिकार करते वक्त पाइथन अपनी आंखों का नहीं बल्कि इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके सर पर मौजूद पिट ऑर्गन्स इनके शिकार के शरीर की गर्माहट का पता लगा लेते हैं।
शिकार की मौजूदगी का एहसास होते ही ये अपनी जीभ की मदद से निशाना साधते हैं। आखिरकार खाना तैयार है, एक जंगली चूहा। अब बस इस पर सही समय पर वार करना है। इस जानलेवा 30 किलो के शिकारी की पकड़ से बचने का कोई तरीका नहीं है। पाइथन चूहे को साबुत निगल जाता है। कुछ समय पहले तक कोई नहीं जानता था कि सांप अपने शिकार को डाइजेस्ट कैसे करते हैं, पर हाल में किए एक खोज में पता चला है कि इनका मेटाबॉलिज्म 40 गुना बढ़ जाता है और इनके आवश्यक अंग कुछ समय के लिए दुगने हो जाते हैं ताकि ये तेजी से कैलोरीज को पचा सकें। आज का खाना काफी अच्छा रहा है। आखिर मेहनत का फल मिल ही गया। ऑस्ट्रेलियन समुद्र में 2 तरह के सी स्नेक्स पाए जाते हैं। सी क्रेट्स, जैसे कि ये बैंडेड सी क्रेट, जो अपना आधा समय पानी में और आधा जमीन पर बिताते हैं। ये जमीन पर ब्रीडिंग और आराम करते हैं और शिकार के लिए समुद्र का रुख करते हैं। ये जमीन के सांपों की तरह हवा से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, पर इनके पास एक ऐसी योग्यता होती है जिससे ये समुद्र में भी घंटों तक रह सकते हैं। ये पानी से ऑक्सीजन बनाते हैं और अपनी स्किन से सांस लेते हैं। इन्हें यह काबिलियत तब से हासिल हुई जब ऑस्ट्रेलिया के जमीन पर रहने वाले सांपों ने समुद्र का रुख किया था। ऐसा होने में 10 मिलियन साल लग गए। और अविश्वसनीय रूप से कुछ सांपों ने इवॉल्व होकर समुद्र को ही अपना घर बना लिया है। ऑलिव सी स्नेक बाकी समुद्री सांपों की तरह जमीन पर जाकर अंडे नहीं देते। ये अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में बिताते हैं। इनकी चप्पू जैसी पूंछ पानी को काट कर तैरने में मदद करती है और इनके स्पेशल नॉस्ट्रिल्स डाइविंग के समय खारे पानी को इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकते हैं। इनकी जिंदगी जमीन के सांपों से काफी अलग होती है, पर इनके जीने का तरीका इनके जमीनी रिश्तेदारों से काफी हद तक मेल खाता है। इनका जहर और नुकीले दांत इन्हें खतरनाक शिकारी बनाते हैं। ये 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इसलिए समुद्र के काफी छोटे जीव इनसे डरते हैं। कुछ समय पहले तक हमें सी स्नेक्स के अंडर वाटर सेंसरी सिस्टम्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी, पर साइंटिस्ट्स ने इनके सीक्रेट का पता लगा लिया है। इनके पास सिक्स्थ सेंस होता है। इनके गुंबदनुमा सर पर बने स्केल्स आसपास की सभी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और शिकार का पता लगाने में इनकी मदद करते हैं और इन्हें शिकारियों से भी बचाते हैं। इस सुपर सेंस के साथ एक भूखे सांप से बचना काफी मुश्किल हो सकता है। इस मछली को लग रहा है कि ये यहां सुरक्षित है, पर ये बहुत जल्द गलत साबित होने वाला है। सी स्नेक में पाए जाने वाले बड़े दांतों से ये अपने शिकार पर पकड़ बना लेता है और उनके जरिए अपना घातक जहर उनके शरीर में उतार देता है और बिना किसी देरी के शिकार को निगल लेता है।
ये है एक खूंखार लाल पेट वाला ब्लैक स्नेक। ये बेहद जहरीले सांप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर राज करते हैं। ये पानी और जमीन दोनों पर शिकार करने में माहिर होते हैं। पानी में रहने वाला कोई भी जीव इनसे सुरक्षित नहीं है, खासकर कि एक नर सांप से जब वो प्रजनन के समय में हो। ये मादा की तलाश में काफी दूरी तय कर चुका है और इसलिए काफी गुस्से में है। यह चालाकी से पानी में उथल पुथल मचा रहा है ताकि इसका शिकार बाहर निकल आए। ये स्पॉटेड मार्श फ्रॉग जमीन पर कहीं भी भागकर छुप नहीं पाएगा और अब ये सांप अपने शिकार की गंध का पीछा कर रहा है। अपनी सूक्ष्म इंद्रियों की मदद से मेढक ने खतरे को भांप लिया है और अब छुपने की जगह ढूंढ रहा है, पर सांप की नजरों से दूर होकर वो बच नहीं पाएगा। शिकारी को तो शिकार का स्वाद भी आ चुका है। उसने अपने दांतों से अपना घातक जहर मेढक में उतार दिया है और बिना समय बर्बाद किए उसे निगलना भी शुरू कर दिया है। ये रेड बेलीड ब्लैक स्नेक्स मेढकों को जिंदा निगलने के लिए मशहूर हैं और जिसका मतलब ये है कि उसके जहर से शिकार शायद मरा नहीं है, वो इसके पेट में जाने के बाद भी जिंदा हो सकता है। और अब भर पेट खाने के बाद नर सांप मादा सांप की तलाश में आगे बढ़ सकता, पर यहां रास्ता बंद है। एक और रेड बेलीड ब्लैक स्नेक इस इलाके में पहले ही कब्जा जमा चुका है। रेजिडेंट मेल अपना फन खड़ा करके घुसपैठिए को डरा कर भगाने की कोशिश कर रहा है। पर लगता है कि घुसपैठिए का भागने का कोई इरादा नहीं है। अब इन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई ये तय करेगी कि आसपास की मादा सांपों का साथी कौन बनेगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे दूसरे सांप का सर जमीन में दबाकर उसे धूल चटानी होगी। घुसपैठिए ने अपने दांत विरोधी सांप के शरीर में गाड़ दिए हैं। इनके जहर का एक दूसरे पर कोई असर नहीं होगा और ये लड़ाई को जीतने का इनका तरीका है। पर रेजिडेंट मेल भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो घुसपैठिए में अपने दांत गड़ा देता है। सांपों की लड़ाई करीब आधे घंटे तक चल सकती है, लेकिन आज नहीं। रेजिडेंट मेल ने घुसपैठिए को खदेड़ दिया है और अब उसे कहीं और फीमेल को तलाशना होगा। बद्रीकार पंछियों का झुंड भी यहां आ पहुंचा है। ये हजारों मील दूर से ही बारिश का अंदेशा लगा लेते हैं और विशाल झुंडों में वहां पहुंच जाते हैं। ताजा घास की दावत उड़ाने के बाद ये बड़ी मात्रा में ब्रीडिंग करते हैं। ये बजीज अपनी अपनी जोड़ियां बनाते हैं और फिर 1 महीने के बाद नन्हे बजीज को दुनिया में लाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये पेड़ों के खड्डों में अपने घोंसले बनाते हैं। यहाँ पेड़ों की आड़ तो है ही, पर फिर भी इन्हें चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। वोमा पायसन, जिसे रेगिस्तान का सबसे खूंखार जकड़ने वाला सांप माना जाता है, ज्यादातर रेप्टाइल्स का शिकार करते हैं।
पर इतनी सारी चिड़ियों को एक साथ देखकर कभी कभी इनका प्लान बदल जाता है। कोल्ड ब्लडेड जीवों का शिकार करने वाले इस सांप को बाकी पाइथन्स की तरह हीट सेंस करने वाले पिट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपने सूंघने और देखने की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अपने नुकीले सिर की वजह से ये खोदने में माहिर होते हैं। इस हुनर का इस्तेमाल ये ज्यादातर दूसरे जानवरों के छोड़े हुए बिलों में घुसकर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। पर आज ये शिकार की खोज में है और जमीन पर बना ये घोंसला एक परफेक्ट टारगेट है। अपने ताकतवर शरीर का इस्तेमाल करके वो पाइथन्स अपने शिकार को उनके घोंसलों में कुचल कर भी मार सकते हैं। पर आज ये चूजों की मां को पकड़ने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करेगा और फिर अपनी मांसपेशियों में जकड़ के उसे मार देगा। मां को मारने के बाद अब ये चूजों के पिता का शिकार करेगा और दोनों को खत्म करने के बाद ये पूरे परिवार की दावत उड़ाकर ही वापस लौटेगा।